आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दिखाइए कि प्रथम विवर्तन फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की आधी होती है। ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। क्या करते हैं, इसके लिए हम एकल स्लिट की संरचना बना देते हैं जो पर्दे से एक निश्चित दूरी पर है, वहां पर विवर्तन पैटर्न वहां पर प्राप्त होता है। इसके लिए क्या किया हमने, एक स्लिट लिया हुआ, ये एकल स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। देखिए, एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है मतलब यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत होगा किसी एक निश्चित दूरी पर। प्रकाश स्रोत को हमने ऐसे स्पष्ट कर रखा है और यहाँ पर स्लिट है। स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को यदि हमने प्रदर्शित किया हुआ है तो हम इसे देखिए, ये जो बिंदु है सबसे किनारा, इसे हमने ए से स्पष्ट किया, बीच के लिए बिंदु को बी से, और एक बिंदु हमने सी पर ले लिया। सी क्या है, दोनों के मध्य होगा यदि हमने स्लिट को दो बराबर भागों में बांट दिया है तो कुछ इस प्रकार से। इसकी चौड़ाई को यदि हम बोले तो इसकी चौड़ाई को यदि प्रदर्शित किया जाता है तो हम इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखिए, इसे समझना होगा कि यहाँ पर स्लिट है और स्लिट से एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर पर्दा मौजूद है जहाँ पर हमें ये व्यतिकरण पैटर्न या विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। उनके बीच की दूरी यदि देखी जाती है तो हम इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो हमने ले लिया। अब जैसा कि प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश यदि वहाँ पर आपतित होती है तो सामान्यतः वो क्या होंगी, वो स्लिट के ऊपर अभिलंबवत ही आपतित होंगी। मतलब जो प्रकाश तरंगें होंगी वो समानांतर होंगी। समानांतर होकर के यहाँ पर जब आपतित होती हैं तब देखिए, बिंदु सी से जाने वाले यदि छोटा सा हिस्सा है तो बिंदु सी से जाने वाले तरंग के लिए या तरंगाग्र के लिए उसमें विवर्तन का रूप यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा और जो रेखा है या तरंग है वो सीधे ओर जाते हुए किसी एक बिंदु पर मिलेगी जिसे हम केंद्रीय बिंदु कहेंगे। अब केंद्रीय बिंदु की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है, जो और तरंगे जाती हैं वो ए से यदि होती हैं तो ए से उनका विवर्तन होगा। ठीक है, वो यहाँ पर अवरोध आने पर थोड़ा सा विवर्तित हो जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। या अपने पथ से हट जाती हैं तो उसे हम विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार ए से ओ तक, सी से ओ तक और बी से ओ तक जाने वाली तरंगों के लिए सभी तरंगों का मान एक बिंदु पर मिलेगा। एक बिंदु पर मिलेगा तो वहां पर देखिए तीव्रता क्या रहने वाली है, तीव्रता अधिकतम रहने वाली है। उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसी बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलेंगे। इसे प्रधान दीप्त फ्रिंज भी कहा जाता है, ये हमने जान लिया। ठीक है, अब इसके आधार पर आगे हम देखते हैं कि देखिए क्या होता है। धीरे धीरे यदि इन बिंदुओं से दूर की तरफ या इससे ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, धीरे धीरे क्या होता है, प्रकाश के लिए उसकी तीव्रता का मान कम होते जाता है। तीव्रता का मान धीरे धीरे इस तरह से कम हुआ तो हमें एक बिंदु मिला जहां पर तीव्रता का मान बिल्कुल न्यूनतम होता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर और नीचे की दोनों की तरफ में। यदि हम किसी एक तरफ ऊपर की तरफ ही बात करते हैं तो बिंदु पी हमने मान लिया जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम रहेगा। ठीक है, तीव्रता का मान न्यूनतम रहेगा तो हमें उसके मान को देखना होगा और वही जो न्यूनतम मान हमें प्राप्त होगा वो किसका है, इसे हम बोलेंगे प्रथम निम्निष्ट की स्थिति। निम्निष्ट किसे कहा जाता है, जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम है। तो हमें जो देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बाद जो निम्निष्ट प्राप्त हुआ इसलिए हमने उसे प्रथम निम्निष्ट कहा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रथम विवर्तन फ्रिंज भी वही है। अब इसके लिए कोणीय चौड़ाई की हम बात करते हैं तो ए से जाने वाले तरंगों की बात करनी होगी हमें। ए से यदि जो तरंगे वहां पर आपतित होती हैं पी पर, ठीक है, कुछ इस तरह से बिंदु पी पर वो मिलेंगी। इसी तरह बी से जाने वाली तरंगे भी कहाँ मिलती हैं, वो भी पी पर मिलती हैं। इस प्रकार देखिए, दोनों तरंगों को पी तक जाने में कुछ समय में परिवर्तन होता है, उसे ही हम कालांतर कहेंगे और उनके मध्य पथों का भी अंतर रहेगा। मतलब कितने समय वो कितनी दूरियां तय कर पाती हैं उनके लिए अलग अलग मान है, तो वो उनके लिए होगा पथांतर। तो पथांतर हम किस प्रकार से स्पष्ट कर पाएंगे। अब यदि देखिए इसे हम सीधी रेखा ले लें और बिल्कुल ए से लंबवत एक रेखा खींचें और बी पर डालें, मतलब बी पी रेखा पर डालें तो हमें एन प्राप्त होगा, बिंदु एन प्राप्त होगा। और जो बी एन जो की दूरी है, बी एन, ये क्या बताता है, ये बताता है कि रेखा ए पी और बी पी के मध्य जो पथांतर है उसके मान को। इसलिए हमने बी एन को क्या लिख लिया, बी एन को हमने लिख लिया पथांतर। ठीक है, पथांतर, पथांतर का मान किसका किसके बराबर रहेगा, लैम्डा के बराबर। अब यहाँ पर हम कोण की बात करते हैं कि कोण से कितना विचलित हुआ था वो, मतलब पी तक जाने में दोनों में कोणों में विचलन। यदि इसे थीटा से प्रस्तुत किया हमने, थीटा से प्रस्तुत किया है तो हमारे पास ए बी एक रेखा है और ए एन एक रेखा और बी एन एक रेखा है। मिलके क्या बनाते हैं, मिलके यहाँ पर ये बनाते हैं त्रिभुज, जिसे त्रिभुज ए बी एन हमने नाम दिया। अब देखिए एन पर जो कोण है वो क्या होगा, वो होगा 90 अंश, मतलब लंबवत कोण है वो। ठीक है, लंबवत कोण है तो हमें थीटा का मान निकालना होगा। थीटा का मान हम किस प्रकार से निकाल पाए, थीटा के लिए हमने उसे लिखा साइन थीटा। उसका मान क्या होगा, लंब बटे यहाँ पर कर्ण। तो लंब कितना, लंब बी एन से स्पष्ट होता है और कर्ण वहाँ पर ए बी से। तो कर्ण जो है ए बी,
ए बी के लिए वो क्या दर्शा रहा है, स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या हुआ, साइन थीटा का मान हमारे पास देखिए कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा का मान और छोटा आएगा, इसलिए हमने साइन थीटा के रूप में उसके मान को कम करते हुए सिर्फ थीटा से व्यक्त कर दिया, क्योंकि साइन थीटा यदि हम मान को रखें तो बहुत कम मान आएगा वहाँ पर। तो बी एन का मान हम किस में लिखें, लैम्डा के रूप में प्रस्तुत करें, और जो ए बी है उसे स्मॉल डी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए जो थीटा है, थीटा कोण हमें प्राप्त हो रहा है लैम्डा अनुपात डी के रूप में। यही क्या बता रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से प्रथम निम्निष्ठ तक की कोणीय चौड़ाई को, ये हमने इसे लिख लिया, ये है कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त हुआ मान। अब जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हम किसे कहते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से प्रथम निम्निष्ठ, दोनों प्रथम निम्निष्ठ मतलब ऊपर की तरफ यदि निम्निष्ठ को हमने पी से स्पष्ट किया, नीचे की तरफ उसे हमने पी डैश के रूप में यदि प्रस्तुत कर रखा है, तो पी से पी डैश तक की जो दूरी होगी वही केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए उसकी कोणीय चौड़ाई को प्रदर्शित करेगी यहाँ पर कोण के अनुसार। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि कोणीय चौड़ाई यदि इसे लिखा जाता है तो थीटा के रूप में, थीटा डैश के रूप में हम उसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, कोणीय चौड़ाई की बात की जा रही है तो कोणीय चौड़ाई यहाँ पर क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पर हमने जो बनाया पी तक की दूरी जो थी, यदि हमने सी से वो रेखाएं ली हैं, सी से यदि लिया है बिंदु पी तक, और बिल्कुल उसी तरह सी से हम ले रहे हैं पी डैश तक। ठीक है, और इसी तरह बी से भी एक रेखा जाती है हमें पी डैश तक, और ए से भी एक रेखा जाती है। अब देखिए जो यदि समान दूरियों पर तो स्थित होंगे, ऊपर और नीचे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर और नीचे प्रथम निम्निष्ठ की स्थितियां समान दूरी पर स्थित होंगी। अगर हमने एक को यहाँ पर दूरी के रूप में केवल लिखा है तो उसे y के रूप में स्पष्ट करते हैं, और नीचे के लिए उसकी दूरी को लिखा है तो उसे भी हमने y के रूप में स्पष्ट कर रखा। और इस आधार पर हम यदि केवल किसकी बात करते हैं, कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं, तो कोणीय चौड़ाई क्या होगा, कोणीय चौड़ाई यहाँ मतलब एक यहाँ पर जो कोण बना था वो थीटा था केवल। अब हमें नीचे की तरफ भी देखना है तो कुल कोण होगा थीटा धन थीटा, तो थीटा धन थीटा के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसे थीटा डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा। और थीटा डैश का मान इस तरह से क्या होगा, मतलब कोणीय यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का मान कितना होगा, 2 लैम्डा अनुपात स्मॉल डी के बराबर होगा। इस तरह हमें क्या मिल गया, हमें केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई भी मिल गई। अब जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि प्रथम विवर्तन फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई है, जिसे हमने थीटा लैम्डा अनुपात डी से व्यक्त किया, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की आधी होती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की, या हम केंद्रीय फ्रिंज उसे ही बोलें, तो उसकी जो कोणीय चौड़ाई है उसकी आधी होती है, मतलब हम उसकी तुलना कर लेते हैं। इसे हमने ले लिया समीकरण 1 और इसे हमने ले लिया समीकरण 2। तो यहाँ पर थीटा 1 थीटा डैश अनुपात थीटा का मान हमने रखा तो 2 लैम्डा अनुपात डी के रूप में, और यहाँ पर लैम्डा अनुपात डी के रूप में सभी मान कटे, हमारे पास सिर्फ 2 आएगा मान। इस तरह यदि हम मान रखें तो जो थीटा हमें प्रदर्शित कर रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से कोई प्रथम निम्निष्ठ है वहाँ तक की जो विवर्तन पैटर्न हमें मिला हुआ है, या विवर्तन चौड़ाई मिली हुई कोणीय चौड़ाई थीटा से जिसे हमने व्यक्त किया हुआ है, वो यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की आधी होती है। ये हमारे पास मान आया हुआ है जो हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।